हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो लास्ट हमारा जो एटम मॉडल था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो रदरफोर्ड एटम मॉडल था। उसके केस में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आई थी, उन्हीं लिमिटेशंस को रिमूव किया किसने जी? बोर ने। ठीक है जी। जिन लिमिटेशंस की बात हमने करी थी आपसे रदरफोर्ड एटम मॉडल के केस में, उन सभी लिमिटेशंस को ख़त्म करने का काम किया था किसने जी? बोर ने। एक्चुअली में रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशंस थी, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। तो उसकी फर्स्ट लिमिटेशन तो यही थी कि भाई आपका बोल सकते हो आप भाई ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। सेकंड थिंग कि भाई कोई भी एलिमेंट होता है हमारा, वो लाइन स्पेक्ट्रा हमारे को क्यों देता है, ये वाली बात भी बताने में वो फेल हो गया था। थर्ड थिंग हमारी जो है आपकी जो थर्ड आपका जो लिमिटेशन है उसकी आप कह सकते हो कि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जीज, कि इलेक्ट्रॉनों को आप ऑर्बिट्स के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी पर्टिकुलरली एनर्जीज क्या होती है। तो ये सारी बातें हमारी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करी थी। इसको किसने एक्सप्लेन किया? बोर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। तो अगर इस एटम मॉडल की बात करते हैं हम, तो इसमें हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस एटम मॉडल के, जिनको आप बोल सकते हो भाई पोस्टुलेट्स। वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा पॉइंट है, आप बता रहे हैं आप यहाँ पर कि भाई कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ के अंदर देख लो आप। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं भाई? हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑर्बिट। जो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसी पाथ को क्या बोलते हैं भाई? हम ऑर्बिट। यानी ये क्या हमारा एक ऑर्बिट है, ये क्या हमारा एक ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और सेकंड पॉइंट है हमारा जो है इसके पोस्टुलेट्स के अंदर आपको ये बता रहे हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर थ्योरेटिकली देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो सभी ऑर्बिट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमारा उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर पाया जाएगा जो कि फिक्स्ड एनर्जी रखते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है जी। और उन्हीं फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स को ही क्या बोलते हो आप? स्टेशनरी स्टेट्स या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हो आप। क्या बोलते हो आप? स्टेशनरी स्टेट्स या फिर एनर्जी लेवल। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो पाया जा रहा है वो स्टेशनरी फॉर्म में है। ठीक है जी। वो आपका रिवॉल्व भी कर रहा है। स्टेशनरी से मतलब है उसकी एनर्जी से मतलब है हमारा, यानी कि जो उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हमारी फिक्स होती है। जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, जिसे आप बोल रहे हो भाई स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल, तो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पर वो अपनी फिक्स्ड एनर्जी के साथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी। जब तक ले वो उस ऑर्बिट के अंदर रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी? हमारी फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। और इन ऑर्बिट्स को या आप कह सकते हो एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं भाई? इसको आप बोल सकते हो डिजाइनेटेड एज KLMNOP। इस तरीके से हम इनको सिंबल दे सकते हैं, या फिर आप नंबर डालो तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप नंबरिंग डाल सकते हो। अब आप देखो जैसे कि हमारे पास ये मैंने एक एटम के बारे में बात करी आपसे, तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट सेल है। ठीक है जी। फर्स्ट सेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है या आप कह सकते हो फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है जी। तो इसको हमने किससे सिंबल दिया हुआ है? या तो आप K से कर सकते हो, आप नंबरिंग डालें तो 1 हो गया। ठीक है जी। अब आपका सेकंड वाले की बात करें तो L हो गया, N इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अगले वाले की बात करोगे तो M हो जाएगा। अगर आगे और हम एक ऑर्बिट बनाते हैं तो M हो जाएगा, उसके लिए वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है जी। आगे बात करेंगे तो N हो जाएगा, आगे वैल्यू फिर एक और बढ़ जाएगी हमारी, बोलेंगे भाई 4 हो जाएगी। यानी 1 2 3 4 डाल दो आप, चाहे KLMN करके आप इनको शो कर दो आप, तो आप इस तरीके से आप इनको आप क्या बोल सकते हो? आप भी सिंबल दे सकते हो। अब बात आती है कि भाई जैसे मैंने बताया कि इनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। आप पर्टिकुलर आप ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहो तो हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोर ने बेसिकली हाइड्रोजन एटम को लेकर के बात करी थी, तो यहाँ पर हम जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं।
तो एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट, देखो एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट, nth मतलब n का मतलब कोई भी नंबर, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी के लिए भी आप बात कर सकते हो आप। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, देखो En इक्वल टू में -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। तो आप देख रहे हो भाई ये हमने फॉर्मूला बताया हुआ है किसके लिए, एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट के लिए। अब आप इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो आपको पता है क्या, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। अब m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी या बोलेंगे तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का भी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, अगर किलोग्राम में बात करें तो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है हमारा, चार्ज है किसका, ये इलेक्ट्रॉन का। अगर हम चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या हो गया, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट को लेकर के बात कर रहे हो आप, फर्स्ट के लिए बात कर रहे हो एन की वैल्यू 1 पुटअप कर दोगे, सेकंड की बात कर रहे हो एन की वैल्यू 2 पुटअप कर दोगे, आगे अगर आप थर्ड की बात कर रहे हो तो 3 पुटअप कर दोगे। यानी जो भी आप पर्टिकुलर ऑर्बिट आप लेके चल रहे हो आप, जिसके लिए आप एनर्जी आप फाइंड आउट करना चाहते हो आप, ई एन, यानी एन का मतलब nth ऑर्बिट, एन का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी। अब एच क्या है, एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आपका इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को उठा करके पुटअप करके एक पर्टिकुलर आप एनर्जी के लिए अपना फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है जी। देखिए अगर हम जैसे इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो पिछले फॉर्मूले में मैंने आपको अभी बताया कि भाई यहाँ पर हमने z को यूज़ नहीं किया था, देख रहे थे आप, मैंने फॉर्मूला लिखा था माइनस में 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर, बट यहाँ पे मैंने z स्क्वायर भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में क्या था कि जो मैंने लास्ट अभी फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया आपको कि भाई आपका वो स्पेशली हमारा हाइड्रोजन के केस में था, वहाँ पे z की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन के लिए 1 होती है। z को मेंशन करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल लेते हो आप, तो जैसे हम आपका जैसे He पॉजिटिव आयन हो गया, Li2 पॉजिटिव आयन हो गया, तो वहाँ पर आपको z की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली मैं पहले वाले En के फॉर्मूले में मैंने आपको z मेंशन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे वो स्पेशली हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे थे, वहाँ पे z की वैल्यू 1 थी। फॉर्मूले में मेंशन करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे तो z की वैल्यू फिर 1 नहीं रहेगी ना भाई, वो तो चेंज हो जाएगी। जैसे अब आपको पता है कि हीलियम की बात करें या फिर आपका लिथियम की बात करें, तो हीलियम के लिए z क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए z क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए क्या आएगी हमारी, डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब इस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालना चाहते हो आप, और आप m आपका z e h ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हो, तो हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो आप, ठीक है जी। आप 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हो आप यहाँ पर, m e और आपका क्या जी h की वैल्यू रख रहे हो आप, तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हो तो वो आता है 13.6, ठीक है जी। z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये देखो हमने एज इट इज ही ले रखा है जी। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमारे को एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो अब इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप यूज़ करते हो आप। मैं आपको हाइड्रोजन के लिए ही स्पेशली अप्लाई करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे देखिए अब आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मान ले निकाल रहे हो आप, n की वैल्यू आप 1 पुटअप कर रहे हो आप, तो इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू आप 1 पुटअप कर दीजिए। तो आप देखिए n स्क्वायर यानी कि n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं आपसे, तो अब आपका क्या है n की जगह 1 आ गया। z आपका हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 1 का स्क्वायर। अब आप देखो ये तो एज वैल्यू को अगर आप बोलते हो तो 1/1 तो वो तो एज इट इज 1 ही रहना है। तो आपका वैल्यू क्या बन गई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए नेगेटिव में 13.6। अगर आपसे बोलते हैं कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में उसकी एनर्जी कितनी होती है, फिक्स्ड वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आप यही सेकंड ऑर्बिट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो आप, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए मतलब n की वैल्यू आपको क्या लेके चलनी है 2 पुटअप करनी है,
अब आप इसको इसी फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 2 पुटअप करके चलेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, तो फाइनली सॉल्व करने पर आपका वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो ये जो आपकी जो एनर्जी हो गई किसके लिए हो गई, जब आप सेकंड ऑर्बिट को लेकर के बात कर रहे हो, आप न्यूक्लियस के अराउंड जो सेकंड ऑर्बिट होगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ये आपकी फिक्स वैल्यू होती है नेगेटिव में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हम थर्ड के लिए भी बात करते हैं, तो n की वैल्यू आप 3 पुटअप कर देंगे, 3 का स्क्वायर किया आपने 9 हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे वैल्यू को, तो फाइनली आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है नेगेटिव वैल्यू। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी यही एनर्जी होगी जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है। तो आप बोल सकते हो भैया आप कि आपका बोर ने क्या बताया आपको कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लियर किया कि भाई किस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसकी क्या एनर्जी होने वाली है जी, ठीक है जी। तो ये बातें आपको बोर ने बताई, जहाँ पे रदरफोर्ड क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो इसकी आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए बोर ने एक्चुअली क्या था कि हाइड्रोजन लाइक एटम के केस में अगर आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर nth ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होगी, ठीक है जी, तो रेडियस के लिए भी बोर ने आपका एक फॉर्मूला दिया था, डेट इज 0.529 n² / z a0, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है आपका n तो पता ही है आपको, ऑर्बिट नंबर है, z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है, a0 यानी जो यूनिट है हमारी जिसमें हम रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। z की वैल्यू आप भाई अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक एटम का केस है, मान लीजिए आपको हीलियम दे दिया है या लिथियम दे दिया है, तो आप उस कंडीशन में आप z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है। अब आप देख लीजिए, लेट अस सपोज हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, आपसे R1 निकालना है हमारे को, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह पे क्या कर देंगे, 1 पुटअप कर देंगे आप, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में z है, z का मतलब क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा 1, तो आप इसके हिसाब से देखें तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 यानी कि 0.529। तो अगर आपसे बोलते हैं कि न्यूक्लियस के से यहाँ तक की रेडियस कितनी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n = 1 के लिए, तो आप बोलेंगे डेट इज व्हाट 0.529। आप देख रहे हो ये वैल्यू आ रही है क्योंकि आपने 1 वैल्यू पुटअप करी है n की जगह और z की जगह। अब आपसे बात करते हैं कि आपको R2 निकालना है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट की बात करनी है आपसे। यहाँ पर आपसे बात कर रहे थे तो n = क्या है हमारा 1 है, यहाँ पे बात कर रहे थे n = 2 है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं तो n = क्या हमारा 3 है। अब R2 निकालेंगे आप, तो यानी कि क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या करेंगे आप 2 पुटअप करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है, बाय 1 है ये, तो यानी कि दिस वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस आ जाएगी। इसी तरीके से हम थर्ड वन की बात करना चाहें तो n की जगह पे आप 3 पुटअप करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी हो गया 9, तो आप वैल्यू जो है हमारी 9 से मल्टीपल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने की भी निकालना चाहे जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस आप निकाल सकते हैं। अब आगे इन तीनों में अगर बोलते हैं कि भाई क्या रेशो आ रहा है रेडियस का, तो आप देख रहे हैं भाई आपका पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए और तीसरे वाले के लिए, तो आप चेक करेंगे तो 1 4 और 9 का रेशो बन जा रहा है, ठीक है जी। तो आपका किस रेशो में रेडियस आपकी वेरी कर रही है, 1 4 एंड 9, इस रेशो में रेडियस में वेरिएशन देखने को मिल रही है हमारे को, ठीक है जी। तो आई थिंक सो रेडियस वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप बोर ने एक्चुअली क्या था कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला दिया है। अगर आप पर्टिकुलर nth ऑर्बिट के लिए, किसी भी nth ऑर्बिट के लिए अगर आप निकालना चाहते हो कि भाई वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उस वेलोसिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो Vn = में V0 × में Z/n, और V0 की वैल्यू क्या होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.188 × 10⁻18 cm/s। ये जो वैल्यू होती है एक्चुअली में क्या होती है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए होती है, ठीक है जी। अब आप जिस भी ऑर्बिट के लिए आप निकालना चाहते हो आप, तो आप n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते जाइए। आप z की वैल्यू तो 1 ही होगी हाइड्रोजन के केस में, आप वहाँ से Vn यानी कि उस पर्टिकुलर
nth ऑर्बिट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कि भाई वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से आपका रिवॉल्व कर रहा है। अराउंड द न्यूक्लियस आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए आप निकालना चाहते हो कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखिए भाई, जिस तरीके से आपकी एनर्जी आपकी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है हमारा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करते हैं तो फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है। यानी अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो MVR, M से मतलब है यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, V मतलब जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, R क्या है हमारी, वो हमारी रेडियस है न्यूक्लियस से लेकर के उस पर्टिकुलर ऑर्बिट तक जहाँ पे वो आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो आप, तो उसकी रेडियस क्या है हमारी R है। तो यानी MVR तो एक्चुअली में विच इज़ इक्वल टू NH अपॉन में 2π। N का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हो वो nth ऑर्बिट, वो N की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो क्या है आप बोल सकते हो विच इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट H अपॉन 2π। यानी कहने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या होता है उसका एंगुलर मोमेंटम विच इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है जी, विच इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π। H अपॉन 2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारा किसका, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को भी लेकर के बात कर सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो वैल्यू भी हम आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे 6 पॉइंट को लेकर के बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अगर आपका लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको अगर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जाना है तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो आपका प्रमोट होगा लोअर से हायर की तरफ, ठीक है जी। अगर उसी ऑर्बिट के अंदर है इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के अंदर तो ना तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है ना ही एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो उसको फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब लेकिन जब वापस उसी ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है जहाँ से वो गया है, तो जब नीचे की तरफ आएगा वो लोवेस्ट एनर्जी की तरफ, तो वहाँ पर वो रेडिएशन को इमिट करता हुआ आएगा। और जो रेडिएशन वो इमिट कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, वो एक्चुअली में किस फॉर्म में रहती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में रहती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे किसके अंदर, बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर। आई थिंक सो सभी को समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए।